हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं 114 रफाल को लेकर इंडियन एयरफोर्स पुश कर रही है और अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस मामले में चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। तो शुरुआत में जब रिपोर्ट आई थी तो कहा जा रहा था कि करीबन 2 लाख करोड़ की ये डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट मांगे जा सकते हैं। और जब ये प्रपोजल सामने रखा गया था तो जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो 20 से 30% के अराउंड था, इसलिए जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और डिमांड किया गया था कि यहाँ पर एटलीस्ट 50 से 60% परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन होना चाहिए। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री 3.25 लाख करोड़ की 114 रफाल फाइटर जेट की डील को लेकर डिस्कशन करेगी, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट 30% के अराउंड होगा। ये एक हाई लेवल मीटिंग के अंतर्गत होगा और जो इसी हफ्ते होनी है। इस डील के अंतर्गत 12 से 18 रफाल इंडियन एयरफोर्स फ्लाईवे कंडीशन में डेसो एविएशन से परचेज करेगी और बाकी जो हैं ये इंडिया में बनाए जाएंगे। सोर्स कोड्स जो हैं ये फ्रांस द्वारा शेयर नहीं करे जाएंगे, ये हमने पहले भी कहा था नहीं किए जाएंगे। बाकी ये डिमांड ज़रूर करी गई है कि कम से कम ये इनेबल किया जाए कि इंडियन वेपन्स यहाँ से इंटीग्रेट हो पाए और दूसरे इंडियन सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट हो पाए। तो जो सिस्टम ऑफ केस है या फिर जो प्रपोजल है 114 रफाल का, ये डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ महीनों पहले ही मिला था और अगर अप्रूव होता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की या फिर इंडिया की बिगेस्ट डील होगी। साथ में फ्रेंच साइड पहले ही M88 इंजन्स की MRO फैसिलिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने जा रही है और एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज को भी इंडिया में बनाया जाना है। तो जब शुरुआत में इस डील के बारे में बात चल रही थी तभी हमने जो एक्स पर ट्वीट किया था उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए थे जो कि अगर मीट होते हैं तो डील फेवरेबल हो सकती है। इसमें पहला पॉइंट यही था कि ये डील अगर 2 लाख करोड़ तक की होती है जैसा कि बताया जा रहा है तो ये फेयर डील होगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आएगी। जो F-16 ब्लॉक 70 बेचे जा रहे हैं वो इतने ही प्राइस में बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो कितना होता है। अगर ये Su-30 MKI जितना है और उतना ही कंट्रोल हमें इस प्लेटफॉर्म में मिलता है तो ये फेयर होगा। तीसरा पॉइंट ये था इंटीग्रेशन ऑफ लोकल वेपन एंड लोकल डेटा लिंक, यानी कि इंडियन वेपन्स अगर इनमें लगा लिए जाएँ और इंडियन डेटा लिंक इसमें लगता है तभी लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए यूज़फुल साबित होगा। साथ में इंजन प्रोडक्शन, ये भी देखना ज़रूरी है कि इनके इंजन्स को हम इंडिया में बनाते हैं या नहीं, जैसे कि Su-30 MKI के AL-31 इंजन्स को बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे और जब ANI की नई रिपोर्ट आई इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो हमने रखा था जो कि इस डील को फेवरेबल बनाता, जिसका भी विरोध चल रहा था, वही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ पर बताई जा रही है ये बहुत ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ जो कि अराउंड $22 बिलियन के अप्रॉक्स होता, वो भी जस्टिफाइड अमाउंट होती, पर यहाँ पर $36 बिलियन मांगे जा रहे हैं 114 एयरक्राफ्ट के लिए और वहाँ पर आपको जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन मिल रहा है वो भी मात्र 30% है। तो इतने कम परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन में मतलब ये है कि जो आपके लोकल कंपोनेंट्स इसमें लगे होंगे वो भी काफ़ी लिमिटेड होंगे। तो क्या इसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर होगा, क्या इसमें इंडिजिनस रडार होगा? हमें ऐसा नहीं लगता है। ऑल्दो फर्दर डिटेल का यहाँ पर हम अभी भी वेट करेंगे, लेकिन 30% परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन में ये 2 की फैक्टर होंगे, ये हमें नहीं लगता है। ये चीज़ हम पहले भी कह रहे थे कि सोर्स कोड कोई नहीं देता है, Su-30 MKI का भी हमारे पास नहीं है, तो हमें रफाल की डील से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पर प्राइस और परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और हमें पर्सनली वहाँ पर चीज़ें फेयर नहीं लग रही हैं। ऑल्दो हम ये पॉइंट भी ऐड करेंगे कि जो वेपन्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं। इवन कई केसेस में जो प्राइस है वो दुगना भी हो गया है। जो P-8I की हम डील करने वाले हैं उसमें भी ऑलमोस्ट जो अर्लियर एग्रीड प्राइस था उससे दुगना हमें पे करना पड़ रहा है। सेम चीज़ प्रोजेक्ट 75I में भी है, जहाँ पर हम सबमरीन्स को परचेज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो अर्लियर एस्टिमेटेड अमाउंट थी उसका दुगना पे कर रहे हैं। तो ये शोकेस करता है कि कोविड के बाद से और रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से जो सप्लाई चेन इश्यूज आए हैं उसकी वजह से डिफेंस इक्विपमेंट्स कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो ये चीज़ तो तय थी कि जो डीलें हमने करी है उसकी वजह से जो डील होगी उसका हम ज़्यादा पे करेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा है। और इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ने के पीछे और इस सिचुएशन में हमारे आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने ये डील इतनी ज़्यादा डिले कर दी है कि अब सिचुएशन की वजह से प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है। पहले यही डील हमें काफ़ी कम कॉस्ट करती, लेकिन इतना डिले हम इस पर करते चले आए कि अब सिमिलर डील के लिए हम ऑलमोस्ट दुगना पे कर रहे हैं। और ये खाली MRFA और रफाल की बात नहीं है, प्रोजेक्ट 75I में जो हम समरी ले रहे हैं वहाँ भी सेम केस है।
बाकी दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ये चीज़ आर्टिकल में डेफिनेटली मेंशन करी गई है कि इंडिजिनस वेपन्स को लगाने की भी बात यहाँ पर करी जा रही है और इंडियन इक्विपमेंट्स को लगाने की भी बात करी जा रही है और इतना एक्सेस फ्रांस से मांगा जा रहा है कि ये चीज़ हम कर पाएँ। अब क्या इसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर लगेगा और Su-30 MKI की तरह हमें कंट्रोल मिलेगा, ये देखना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लोकल वेपन्स भी यहाँ पर लगेंगे। ये नेवी की रफाल के डील के साथ भी अग्री किया गया है, पर लोकल डेटा लिंक को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने वाली है। अब इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एयरफोर्स की अभी हालत ये है कि जो अवेलेबल स्क्वाड्रन संख्या है वो इतना नीचे जा चुकी है कि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप तेजस मार्क 1A ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपने एडिशनली कर दिए, लेकिन अगर आप दूसरे अवेलेबल प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो रफाल को छोड़कर कोई और ऑप्शन आपको दिखता भी नहीं है। रीज़न इसके पीछे ये है कि रफाल आप 36 पहले परचेज़ कर चुके हैं, तो वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप परचेज़ करके तुरंत ऑपरेशनल कर पाएंगे। वरना अगर आप किसी दूसरे ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको 5 साल एडिशनल वहाँ पर बर्बाद करना पड़ेगा ऑपरेशनल मैच्योरिटी को अचीव करने के लिए। बाकी सुपर सुखोई अपग्रेड भी जो है ये 2030 से पहले नहीं है रोल आउट होने वाला है, और जब रोल आउट भी होगा तो उसको करने में भी आपको समय लगेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इस सिचुएशन में आ गए हैं, और क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अभी हमने तेजस मार्क 1A की डील करी है, 97 प्लेटफॉर्म लेने वाले हैं, $7 बिलियन की हमने डील करी है। तेजस मार्क 1A डेफिनेटली एक डिफरेंट कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है, साइज में छोटा है, फॉर्म फैक्टर कम है, लेकिन वो भी काफ़ी एडवांस है। उसमें भी एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं, AES रडार है, जैमर्स हैं, वेपन्स एडवांस हैं, EW स्वीट एडवांस है, पर फिर भी प्राइस डिसेंट है। ऑल्दो वेपन पैकेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो हम अलग से परचेस करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि अगर इसका 3 गुना भी पे करना पड़ता रफाल के लिए तो भी जस्टिफाइड हो सकता था, पर यहाँ पर ये अमाउंट उससे भी ज़्यादा है। तो आप लोकल प्रोडक्शन को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे अगर आपको परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन खाली 30 मिल रहा है? तो यहाँ पर खाली आप असेंबली करेंगे और कुछ गेन आपको इससे होने नहीं वाला है, और हम इस चीज़ के लिए अच्छा खासा यहाँ पर पे करेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन 50 से 60% रहता तब लोकल प्रोडक्शन जो है कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकता था। 30% के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और बाकी ये जो सॉल्यूशन बताया जाता है कि हम तेजस मार्क 1A और ऑर्डर कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होंगे, हम यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले बताया, एयरक्राफ्ट के साथ लिमिटेशंस हैं, साइज़ लिमिटेशन है और एंड्योरेंस उसकी वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर चाइना के अगेंस्ट में वो इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं होंगे। इसलिए हमारे जो प्रीवियस एयरफोर्स चीफ हैं RKS भदौरिया सर, उन्होंने भी कहा था कि उनके हिसाब से जो 97 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए हैं उसकी जगह मार्क 2 के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे। मार्क 1A के ऑर्डर यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं ताकि जो तेजस मार्क 1A के अराउंड एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो मैच्योर हो सके। अदरवाइज़ तेजस मार्क 1A का रोल अलग है, आपको मीडियम कैटेगरी के ही प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस केस में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो सिचुएशन क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। अगर आप किसी दूसरे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। पहले ही आपके जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है वो अमेरिकन इंजन के अराउंड बने हुए हैं, तो कल को अगर अमेरिका आपका आर्म ट्विस्ट करना चाहेगा तो उनके पास बड़ा लेवरेज है। तो आपको जो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट भी करने हैं, कम से कम वहाँ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से दूर रहें। उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो रशियन या तो फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच प्लेटफॉर्म की तरफ आगे जाते हैं, प्राइस आपने देख लिया। अगर आप रशियन प्लेटफॉर्म की तरफ आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर Su-57 की तरफ आगे जाना पड़ेगा, जिसकी डिलीवरीज को लेकर भी समय यहाँ पर लगेगा, प्लस ऑपरेशनल मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो अलग। तो ले देकर एयरफोर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं पैसा बचाने के लिए? तो हमारे हिसाब से हमें 114 एयरक्राफ्ट का ख्याल फिर छोड़ देना चाहिए, हमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का ख्याल छोड़ देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 से 3 स्क्वाड्रंस को ही परचेस करें और वहाँ पर कम से कम इंडिजिनस वेपन्स और इंडिजिनस डेटा लिंक को इंश्योर करें। पर इस केस में भी परेशानी है, और वो ये है कि डेसॉ की जो ऑर्डर बुक है वो भर गई है, और डेसॉ भी स्ट्रगल कर रही है अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको गिवन टाइमलाइन में मिल पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई,
समय पर एयरक्राफ्ट चाहिए तो लोकल प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, लोकल प्रोडक्शन के लिए आपको ऑर्डर बड़ा देना पड़ेगा और बड़े ऑर्डर के लिए आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा खासा पे करते हैं तो आपके जो दूसरे प्रोक्योरमेंट है वो अफेक्ट होंगे। तो इतने दशक से जो हम बैठे रहे हैं उसका प्राइस आज हमें पे करना पड़ रहा है। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है जिसका आप सेंस बना सके। जो कहा जाता है कि एडिशनल Su-30 MKI ही ले लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपका सुपर सुखोई प्रोग्राम खुद 2030 तक एग्जीक्यूट हो रहा होगा और आपके IOC स्टैंडर्ड के सुपर सुखोई रोल आउट हो रहे होंगे, जिसमें जो आपके एडिशनल 84th एयरक्राफ्ट हैं उन्हीं को अपग्रेड करने में आपका समय जाने वाला है। प्लस ये प्लेटफॉर्म उस टाइम पर 30-40 ईयर्स तक ऑपरेट करने के हिसाब से सस्टेनेबल ही नहीं होंगे। वो तब होता अगर आप 10 साल पहले मेजर अपग्रेड चालू कर देते, जिसके अंतर्गत इनके एयर फ्रेम को भी अपग्रेड किया गया होता, जिस तरीके से चनादोरा J-16 और J-15 बनाए जा रहे हैं, पर वो हमने किया नहीं। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और नज़र बना के रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या करती है। इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हम रफाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इंडिकेशन इसके भी मिल रहे हैं कि हो सकता है जो आमका के लिए इंजन डील है वो इस डील के साथ एसोसिएटेड हो, और अगर ये केस है तो हमारी मजबूरी फर्दर बढ़ जाती है। तो इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ऑल्दो इसके इंडिकेशन मिल रहा है कि हम रफाल के साथ बढ़ेंगे। अब क्या ये जो इतनी महंगी डील है वो साइन करेंगे या फिर कुछ नंबर्स में ही लेंगे, ये देखना होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इस बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।